तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के रिवीजन के साथ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में काफी डिटेल में बताया था कि आप कैसे देखते हैं। और पीरियोडिक फंक्शंस को यूज करके मैंने आपको डिफरेंट फंक्शंस की ग्राफ भी आपको बताए थे, उनके पीरियड्स भी आपको बताए थे। पीरियड्स में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। इसके अलावा मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे बताए थे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बताया था, tan x बताया था। इस तरह से मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का भी जिक्र किया था। काफी सारी बातों का जिक्र करने के बाद मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था वो लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ था। तो बच्चों हम लोग यहीं से कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग मॉड के क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशंस, सारे क्वेश्चंस मिक्स करते हुए चेक करते चले जाएंगे। और अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी, हम तो आपको बीच में थ्योरी भी बताते जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और अपने बगल में कुछ खाने पीने के लिए या पानी का गिलास जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप बीच में उठे ना। ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ से। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे क्लास एंड किए थे वहां पे एक पॉइंट बताना चाहते थे, लेकिन क्लास वहां पे मैंने एंड कर दी थी। बच्चों आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिख दिया कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड आपको निकालना है। तो कहोगे सर इसका पीरियड निकालना तो काफी आसान काम है, क्योंकि आपने सिखाया था इसका पीरियड निकाल लो और इसका पीरियड निकाल लो और दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लो। और एलसीएम लेने का भी तरीका सर आपने बताया था कि फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होता है वो कैसे लेते हैं। उनके जो न्यूमरेटर होता है पहले उनका एलसीएम लेते हैं और उनका जो डिनोमिनेटर होता है उनका एचसीएफ लेते हैं। इस तरह से आप फ्रैक्शन के एलसीएम लेते हैं। तो सर जहां तक हमें पता है कि आपने थ्योरी में एक बात बताई थी कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉट एक्स, इन सभी के पीरियड्स आपने थ्योरी क्लास में बताए थे कि पाई होते हैं। तो बच्चों आप कहोगे कि सर इसका पीरियड पाई है और इसका भी पीरियड पाई है। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर हम इन दोनों का पाई और पाई का एलसीएम लेंगे, तो इसका पीरियड फिर से पाई आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको थ्योरी पॉइंट्स में ये भी लिखवाया था कि आप हर बार चेक कर लीजिएगा कि जो आप पीरियड निकाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखवाया था कि पीरियड वो आपका फंडामेंटल हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी फंडामेंटल, ऐसे मैंने आपको लिखवाया था। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फंक्शंस आपके पास कभी कभी एग्जाम्स में, स्पेशली जेई मेंस में ऐसे आ सकते हैं जहां आपको पीरियड निकालने के बाद भी कभी कभी क्रॉस चेक करना पड़ सकता है कि ऐसा तो नहीं जो आपने पीरियड निकाला हो उससे भी कोई छोटा पीरियड एग्जिस्ट करता हो। जैसे पाई से छोटा क्या हो सकता है, पाई से छोटा पाई/2 भी हो सकता है, पाई/4 भी हो सकता है। तो आपको क्या देख करके महसूस होता है कि इस एफ एक्स का क्या पाई से कोई छोटा पीरियड हो सकता है जो उसका फंडामेंटल पीरियड कहलाए? अगर नहीं हो सकता है तो ये पाई आपका पीरियड कहलाएगा। अगर हो सकता है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे तो मॉड भी लगा हुआ है। तो बच्चों अगर आप कहते हो कि इसका पीरियड पाई/2 है, अगर आप अपने मन से कहते हो कि इसका पीरियड पाई/2 है, तो आपको कौन सा रिलेशन यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा? आपको डेवलप कराना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको ये रिलेशन मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो समझ लीजिए टी उसका पीरियड बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैंने टी की जगह वो डाउटफुल पॉइंट लिख दिया है जिसपे आप चेक करना चाहते हैं कि वो उसका पीरियड है कि नहीं। तो टी की जगह मैंने क्या लिखा है, पाई/2, और टी 0 से बड़ा भी है। तो बच्चों आप एक काम करो, आप अपनी कॉपी में एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 निकालो। जब आप अपनी कॉपी में एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से फंक्शन बन करके आपका आएगा। जब आप निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से फंक्शन बन करके आएगा। तो बच्चों आपका जो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो बेसिकली साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किसी का भी साइन लेते हैं तो पॉजिटिव होगा।
और बच्चों ये हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी का भी cos लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन बच्चों ये मॉड लगा हुआ है, तो मॉड क्या करेगा, मॉड उस माइनस को गायब कर देगा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि -1 का मॉड +1 होता है, तो ये बन जाएगा cos x का मॉड प्लस साइन एक्स का मॉड। यानी फाइनली क्या आ गया, कहोगे सर f ऑफ x प्लस π/2 वापस fx के बराबर आ गया। दैट मीन्स इसका पीरियड पाई नहीं था, इसका पीरियड क्या है, π/2 है। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे कभी कभी आपको क्रॉस चेक करने के लिए खुद महसूस पर होगा कि क्या हम इसका कोई छोटा पीरियड सोच के देख सकते हैं, लाइक दैट। तो बच्चों इसका आंसर जो है, इसका पीरियड π/2 है, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि इसका पीरियड जो है वो पाई नहीं है, वो π/2 है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको थ्योरी पॉइंट्स में लिखवाया था कि जो आप निकालते हैं उसके ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था मे और मे नॉट बी फंडामेंटल, कभी कभी आपको चेक करना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट को जो मैंने आपको लिखवाया था उसका एप्लीकेशन मैंने आपको जस्ट करवाया है। लेकिन अभी एक बच्चे का मैसेज आया, वो कह रहा है सर एक और एग्जांपल ऐसा दीजिए, तो जस्ट वेट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ओके, तो एक और एग्जांपल के लिए आप रेडी हो जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उसमें जो आपका fx है वो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये लिखा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है और ये जो है साइन स्क्वायर एक्स है वो कॉस की पावर 4x है, और आपने बताया था साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx, जहां पर n क्या होता है, इवन होता है। तो ऐसे केस में इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, इसका भी पीरियड पाई होगा। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो भी पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा। लेकिन क्या पाई इसका रियलिटी में फंडामेंटल पीरियड है, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए क्या करिए, आपका जो फंक्शन है उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख करके सिंप्लीफाई तो किया ही जा सकता है। तो बच्चों जो आपका जो फंक्शन है fx, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई तो थोड़ा बहुत हर कोई कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, और अगर आप ध्यान से देखिए तो हम इसमें से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर कुछ और आप सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फॉर्म देख करके सभी बच्चों को ये भी स्ट्राइक करना चाहिए कि आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप अपने जो फंक्शन है fx को कुछ इस तरह से लिख लीजिए। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स आज की डेट में हर बच्चा जानता है कि वो साइन 2x है, और ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x हो गया। तो बच्चों एक्चुअल में आपका फंक्शन जो है उसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो वो कुछ इस फॉर्म पे नजर के आ रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो बच्चों क्या आप इस फंक्शन का पीरियड बता सकते हो क्या, कहोगे सर इस फंक्शन का जो पीरियड है, क्योंकि आपने बताया था कि जो साइन एक्स होता है उसका पीरियड होता है 2 पाई, फिर आपने बताया था साइन स्क्वायर एक्स होगा तो उसका पीरियड होगा पाई, फिर आपने बताया साइन स्क्वायर 2x, तो जो जो भी पीरियड होगा साइन स्क्वायर एक्स का उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पीरियड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का π/2। यानी ओवरऑल जो ये वाला आपका पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला पार्ट है इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड π/2 है। और अगर हम 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें तो भी पीरियड क्या रहेगा, π/2 रहेगा। दैट मीन्स इसका फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं है, क्या हो गया, π/2 हो गया। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं जहां आपको थोड़ा सा करने के बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो पीरियड है वो बेसिकली पाई नहीं है, क्या है, π/2 है। तो मेरी क्या आवाज सभी बच्चों को आ रही है समझ में? यस सर। ओके, एक बार फर्स्ट वाला एग्जांपल।
एक बार फर्स्ट वाला एग्जांपल फिर से बता दे। दिखा दीजिए और अच्छा, देख लीजिए देख लीजिए। सर। मॉड माइनस साइन एक्स, जब माइनस कहते हैं हटा दिया गया तो मॉड भी तो हट जाना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुमको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जस्ट वेट। मॉड के क्वेश्चन चलो अच्छा मैं थोड़ी देर में और करा देता हूँ। इधर देखो, जो बच्चों ऐसा लिखा होता है, अगर मॉड एक्स वाई, तो इसका मतलब होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तो बेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड साइन एक्स, तो इसको हम लिखते हैं कि मॉड के अंदर लिखा है -1 इंटू साइन एक्स, इसको आप ऐसे लिख लो। और ये हो गया -1 का मॉड, और ये हो गया साइन एक्स का मॉड। तो -1 का मॉड 1 होता है, और ये साइन एक्स का मॉड आपके साथ। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई है, ये पहले से बनी बनाई प्रॉपर्टी है। आप ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी होल्ड करती है, बस इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको मॉड किस यस तरह से सर। हटाई। ओके, तो बच्चों आपको मॉड में डाउट है तो मॉड के मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आपका पेशेंस टूट गया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कह दिया, आप अगल बगल अपने कुछ खाने के लिए पहले ही रख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप थक जाए फिर वो क्लास छोड़ दें। तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखा देता हूँ, और उसके बाद कुछ और बातें भी बता देता हूँ। ये मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए लिखवा देता हूँ ताकि आप याद रख पाएं, क्योंकि क्या पता फिर आप भूल जाएं, तो आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को इतना लंबा देखना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो आप लिख लीजिए इसमें भले कि डोमेन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, domain of a periodic function is always unbounded। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, अगर वो बाउंड कर दोगे, तो अगर उतना पार्ट काट करके फिर से आप रिपीट करना चाहोगे तो रिपीट नहीं कर पाओगे, अगर तुमने उसको बाउंड कर दिया। तो पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड नहीं होते, अनबाउंडेड होते हैं, मतलब वो चलते चले जाते हैं, तभी तो पीरियोडिक फंक्शन होंगे। इसीलिए बच्चों जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक सर्टेन लिमिट तक ही 1 1 और ऑन 2 रहते हैं। क्योंकि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए या तो उसको इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या तो डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। तो अगर वो इंक्रीजिंग के बाद वापस डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, तभी वो अपना पाथ रिपीट कर पाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि 1 1 फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, यानी डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वैल्यूज लेगा। इसलिए जो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ आपने देखे होंगे, जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा होगा क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है तो एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है ना। आप क्या बताते हो कि अगर कोई साइन इनवर्स एक्स लिख रहा है तो उसकी डोमेन क्या होती है? वो होती है -1 से 1, और रेंज क्या होती है? वो होती है -π/2 से π/2। क्या आपने ऐसा लिखा है क्या कि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स? ऐसा तो लिखा नहीं है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स जो होता है, जहां जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिक नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको गलती से टिक ना कर दीजिएगा, इसलिए मैं आपको लिखवा देता हूं इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ये बात स्पेशली मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन मैं आपको बता भी चुका हूं, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। किसी हालत में आप आंसर मैच मत कर दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। ओके, तीसरा, आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होगा क्लास 12th में कि साइन इनवर्स एक्स का जो आप ग्राफ बनाते हैं, वो एक्स जब -1 से 1 के बीच में लाई करता है, सिर्फ आप उतने ही इंटरवल में ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? बाउंडेड ग्राफ हो गया। और मैंने आपको जस्ट बताया कि बाउंडेड ग्राफ जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते। ओके, बाय द वे थर्ड पॉइंट भी मैं आपको लिखवा देता हूं, हो सकता है इसमें भी आप गलत कर ले जाओ। लिख लीजिए, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, every constant function is always is always periodic। every constant function is always periodic with no fundamental period। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये केस अलग से बना करके प्रीवियस टर्म पे। तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है, लेकिन हम उसका पीरियड नहीं बता सकते।
हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते। इसलिए हम बस ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जस्ट पीरियोडिक है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको थ्योरी लिखवा दी ताकि आप भूलें नहीं। ओके बच्चों, आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप फिर से लिख दीजिएगा उसको, एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करिए। ओके बच्चों, तो आपके पास रिसेंटली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सर और सेकंड वाला नहीं समझ में आया, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए बेटा अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आपको क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए। वो क्लास 12th में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी तो उसका यही तरीका है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ये सब क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, बल्कि क्योंकि मेरे को लगता नहीं आप लोग कुछ पढ़ के आए हो। चलिए बच्चों, ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखो एक मिनट, ये साइन एक्स का ग्राफ है। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसके मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। यहाँ पे लिख दीजिए -π/2, -π, -3π/2। इस तरह से आपने पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये ना कहना कि पॉइंट भी नहीं लिखने आते हैं, क्योंकि पॉइंट लिखने का तरीका मैंने आपको पॉइंट लिखने प्रीवियस पे बताते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन आपने जो थ्योरी में बताया है वो आपने साइन इनवर्स एक्स के लिए बताया है। तो सर साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैसे बना? तो बच्चों मैंने आपको पहले से बता रखा है, किसी का भी आप इनवर्स निकालते हैं या किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होना चाहिए। इन्वर्टेबल का मतलब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर आपको 1 1 ऑन टू की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन अगर आपके पास है तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि साइन एक्स का कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा हम ग्राफ का पोर्शन कट करें ताकि वो इंक्रीजिंग आपको दिखाई दे सर्टेन इंटरवल में? तो बच्चों अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम इस ग्राफ को काट देते हैं तो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो 1 1 फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होते हैं या तो डिक्रीजिंग होते हैं, या 1 1 फंक्शन का एक और मतलब भी होता है कि हर डिफरेंट एक्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आती है तो वो 1 1 फंक्शन कहलाता है, लेकिन अगर सेम वैल्यू आती है तो वो मैनी वन कहलाता है। ये होता है 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है उस फंक्शन की देखिए पहले कोडोमेन क्या है। जैसे आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं ए से बी, तो ए क्या होती है? फंक्शन की डोमेन होती है। बी क्या होती है? फंक्शन की कोडोमेन होती है। और अब आप फंक्शन लिखने के बाद जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है आप उसकी क्या करिए, रेंज निकालिए। लेट्स से आपके पास फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इस तरह से आपके पास फंक्शन गिवन है, यानी उसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और उसकी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। लेकिन आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो एक्स स्क्वायर है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो रेंज कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे रेंज निकालने का तरीका ये होता है, हम एक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। जब आप एक्स निकालोगे इन टर्म्स ऑफ वाई तो आप वाई को क्या डिफाइन करोगे कि जो वाई है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो वाई आपका क्या है, जीरो से इंफिनिटी। लेकिन जीरो से इंफिनिटी में क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी में जीरो भी इंक्लूडेड है, 1.5 भी इंक्लूडेड है, 2.5 भी इंक्लूडेड है, 1/3 भी इंक्लूडेड है। लेकिन आपने फंक्शन की जो कोडोमेन लिखी है उसमें नेचुरल नंबर है। तो आपने जो अभी फंक्शन एज्यूम किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने जो उसकी रेंज निकाली है वो है जीरो से इंफिनिटी और उसकी कोडोमेन है नेचुरल नंबर्स। तो क्या कोडोमेन उसकी रेंज के इक्वल है? कहोगे सर नहीं इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है? फंक्शन ऑन टू तभी होता है बच्चों जब उसकी कोडोमेन फंक्शन की रेंज के बराबर हो। जो कोडोमेन होगा अगर वो फंक्शन की रेंज के इक्वल है, ऐसे केस में फंक्शन कहलाता है ऑन टू।
यानी कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तभी फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, अदरवाइज इनटू कहलाएगा। तो बच्चों मैंने आपको समझाया काफी देर तक, शायद आपको ये बातें याद आई होंगी। तो बच्चों ये जो बी होता है, इस बी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। डोमेन। और जो आपने निकाला है उसको कहते हैं रेंज। तो बच्चों इन्हें 1 1 और ऑन टू का भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 1 1 ऑन टू का क्या कंसेप्ट होता है। 1 1 का मतलब होता है फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, और ऑन टू का मतलब होता है कि फंक्शन की कोडोमेन उस फंक्शन की निकाली गई रेंज के बराबर होनी चाहिए, तभी होता है ऑन टू। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर होंगी कि यहाँ पर जो आपका साइन एक्स वाला फंक्शन है, उस साइन एक्स वाले फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी डोमेन क्या है। तुम कहोगे सर इस साइन एक्स की तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये हर एक्स पे कोई ना कोई वैल्यू देता है। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हो तो यहाँ से देखो, ये हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा, और ये हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू देते हुए डिफाइंड वैल्यू देगा। तो उसकी डोमेन क्या है, साइन एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। तो अगर हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो वो ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन इसकी कोडोमेन क्या है, तो तुम कहोगे सर ये जो वैल्यूज देता है वो इसकी कोडोमेन, यानी कि इसकी कोडोमेन है। ध्यान से देखिए, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 आ रही है। क्या आ रही है, -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू दे रहा है। तो ये आपके पास जो साइन एक्स फंक्शन है, मैंने इसकी आपको डोमेन भी बताई और कोडोमेन भी बताई। ठीक है, अब बच्चों हमें साइन एक्स का जिक्र नहीं करना है, हमें साइन इनवर्स एक्स का जिक्र करना है। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी। आई थिंक ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो बच्चों मैंने -π/2 से π/2 वाला ग्राफ कट किया, तो उस ग्राफ को कट करने के बाद मैं उसके पॉइंट्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पॉइंट्स। तो बच्चों आप जरा मेरे को पॉइंट्स बताइए कि इस पॉइंट की क्या वैल्यू है। आप कहोगे इस पॉइंट की वैल्यू है π/2, 1। इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू है -π/2, -1। इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, 0 है। तो बच्चों आपको क्या करना होगा कि अगर आप इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, तो आपने जो पॉइंट्स अभी लिखे हैं उन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। यानी कि अब आप क्या करिए, π/2, 1 की जगह 1, π/2 लिख दीजिए। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी इनवर्स, जैसे fx और f इनवर्स x में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों मिरर इमेज होते हैं y = x के अबाउट। ये दोनों क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं y = x के अबाउट। तो अगर आपको साइन x से साइन इनवर्स x बनाना है तो आपके पास दो तरीके, या तो आप जो आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ की मिरर इमेज बना लीजिए y = x के अबाउट। और अगर आप मिरर इमेज नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है कि -π/2 से π/2 के इंटरवल में जो भी पॉइंट्स है उनको बदल दो, यानी उनका रिफ्लेक्शन निकाल लो y = x के अबाउट। तो π/2, 1 क्या हो जाएगा, मतलब x, y क्या हो जाएगा, वो y, x हो जाएगा। तो 1, π/2 कहाँ होगा, 1, π/2 यहां पर कुछ होगा। देखो यहां पर कुछ होगा। और -π/2, -1 इसको इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा -1, -π/2, ये यहां पर कुछ होगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इनको आपस में ज्वाइन करोगे तो रियलिटी में आपके पास ग्राफ बन करके आएगा। और उस ग्राफ को ध्यान से आप देखोगे तो वो ग्राफ जो होगा, वो ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज होगा y = x के अबाउट। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपने जो अभी जस्ट बनाया है वो y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया है। तो किसी भी फंक्शन से उसके इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, मैंने आपको काफी देर तक समझाया और ये सारे पॉइंट्स भी आपको बताए। अगर आपके पास हो सके तो ये जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं आप उनको कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये किसी भी हालत में पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पाथ को रिपीट नहीं करता है। ये अपने पाथ को रिपीट क्या करता है, नहीं करता है, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं होगा। तो बच्चों ये -1 हो गया, ये 1 हो गया,
और ये पॉइंट हो गया π/2 और ये पॉइंट हो गया -π/2। तो बच्चों क्या आप लोग ने साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा है? वो ऐसे ही बनता है। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। तो बच्चों मैंने आपको जस्ट बताया कि जो है ये ग्राफ बेसिकली जो होता है मिरर इमेज है y = x के अबाउट। और किसकी मिरर इमेज बनानी होती है? फंक्शन की। तो y = fx की अगर आप मिरर इमेज बनाते हैं y = x के अबाउट, तो वो मिरर इमेज कुछ इस तरह से बन के आएगी। लेकिन अगर आपको मिरर इमेज बनाने नहीं आती है तो आप क्या करिए, fx से कभी भी f इनवर्स x बनाना हो तो आप जो भी इंटरवल आपने डिसाइड किया है, जिस इंटरवल में वो 1 1 और ऑन 2 है, वहां पे पॉइंट्स लिख करके उन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब x, y की जगह y, x कर दीजिए और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो उस fx का f इनवर्स x यानी fx ग्राफ का f इनवर्स x ग्राफ बन करके चला आएगा। तो ये एक कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट को यूज करके आप किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन। तो मेरी ख्याल से सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आई तो बता दो भाई। नहीं समझ में आई तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो वो कुछ हालांकि समझ तो गए होंगे। तो ये देखो बच्चों, ये होता है, देखो कैसे बना मेरा इमेज। ये आप साइन का ऐसे बनाओगे, ये देखो साइन का ऐसे चलता है, ये चल रहा है ना। यस सर। और उसकी मिरर इमेज देखो ऊपर बनी हुई है, लेकिन हम सर्टेन इंटरवल तक कंसिडर करते हैं, इसलिए मिरर इमेज उतनी है। ये चीज है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ग्राफ आपका ये पीरियोडिक नहीं होता। तो ये जो सेकंड पॉइंट है मैंने उसका निचोड़ पूरा निकाल दिया है कि पीरियोडिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है, मतलब इनवर्स फंक्शन का जो होता है, वो इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं। काफी देर तक समझा दिए। ओके बच्चों, तो अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन की तो रह गया, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ है इफ fx + fx + 4 is equal to f of x + 2 plus f of x + 6। ध्यान से देखिएगा, if fx + fx + 4 is equal to f of x + 2 plus f of x + 6 for every, ये सिंबल होता है for every का, x belong to real number, then find the period of fx। तो बच्चों अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रहे थे, अब मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन दे दी है। अगर आपको फंक्शनल इक्वेशंस का टॉपिक नहीं पढ़ाया गया तो आप उसमें घबराइए नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी एक पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको करना काफी आसान होता है, लेकिन इस तरह की जो इक्वेशंस होती है उनको फंक्शनल इक्वेशंस कहा जाता है। उसकी पूरी एक क्लास होती है, तो मैं उसको भी करा दूंगा। लेकिन पहले आप इसको देखो, ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर इस टाइप से आपको दिखने लगे। इसमें करना ये कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ये फंक्शनल इक्वेशन है, ये फंक्शनल इक्वेशन हर एक्स के लिए डिफाइंड है। ये फंक्शनल इक्वेशन हर एक्स के लिए डिफाइंड है। तो आपको करना क्या होगा, इस फंक्शनल इक्वेशन से अगर आपको इसका पीरियड निकालना है तो आप कैसे भी करके आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में दिखाने की कोशिश करोगे, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर काफी सारे टर्म यानी काफी सारे फंक्शंस आपको हटाना पड़ेगा। जैसे fx आप बने रहने दो, fx मत हटाना, आप fx + 4 हटा सकते हो, fx + 2 हटा सकते हो, fx + 6 हटा सकते हो, लेकिन fx को रिटेन रहने देना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब तक आपके पास fx = fx + t का रिलेशन नहीं दिखाई देगा तब तक वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, आप उसका पीरियड नहीं बता सकते। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये फंक्शन हर x के लिए डिफाइंड है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर x को रिप्लेस करिए एक बार, जैसा आप मन चाहें। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आइडिया होगा, आप x को रिप्लेस कर सकते हैं x + 2 से भी, आप x को रिप्लेस कर सकते हैं x + 4 से भी, x + 6 से भी। तो स्मॉलेस्ट से पहले रिप्लेस करते हैं। आपने क्या किया, इस पूरी फंक्शनल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और आप एक दूसरी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जिसमें आपने इस फंक्शनल इक्वेशन नंबर 1 में हर टर्म में x को x + 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है। ओके, तो आप करिए जरा रिप्लेस। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला बन जाएगा x को रिप्लेस करेंगे तो f of x + 2 बन जाएगा। दूसरा बनेगा, क्या बनेगा,
x प्लस 6 बन जाएगा। तीसरा रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, x प्लस 4 बन जाएगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, जहां जहां x है उस x को, ये देखो ये x है, जहां जहां x है उस x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 से, और यहां बन जाएगा x प्लस 8। तो बच्चों आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी और आपका क्वेश्चन यहां से फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन इज फिनिश। अब आपको कुछ नहीं करना, आप पहली इक्वेशन और दूसरी फंक्शनल इक्वेशंस को उठा करके ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपके पास बचा क्या ऐड करने का, बचा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है आपके पास कि जो fx है वो किसके इक्वल आ गया है, वो fx इक्वल आ गया है f ऑफ x प्लस 8 के। तो इसका मतलब सर आप रिलेशन निकालने में कामयाब हो गए, आपने रिलेशन डेवलप कर दिया fx इज इक्वल टू fx प्लस t टाइप का, यानी इसका जो पीरियड है वो क्या है, 8। तो अगर मान लो यहां से नहीं निकलता तो फिर से हम एक रिप्लेसमेंट निकालते हैं, x को रिप्लेस करते x प्लस 4 से, x प्लस 6 से, किसी न किसी से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, फंक्शनल इक्वेशंस और बनाते हैं, और किसी भी तरह से ये रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस ओके भाई, तो समझ में आ गया तो फिर तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक दो मॉड के क्वेश्चंस ले लेते हैं, जस्ट वेट करो, मॉड के क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, एक दो उसको भी कर लेते हैं ताकि मॉड की कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, और मॉड के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे तो भैया फिर मैं फंक्शनल इक्वेशंस पे भी आ जाऊंगा, क्योंकि मॉड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बार बार आपके पीछे पड़ जाएगा, आप हाथ दोगे। ओके बच्चों, तो ये आपने कर लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट क्या होता है इनवर्स का। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हो सकता है ये आप लोगों को काफी आसान लगे, लेकिन जस्ट वेट। लिखा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन है बच्चों आपके पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, आर, बच्चों इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको बताने हैं। अब अमूमन बच्चे है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अमूमन बच्चे क्या करते हैं, इसमें केसेस बनाते हैं। कहेंगे सर आपने बताया था कि केसेस बना के कर सकते हैं, तो केसेस कैसे बनाओगे? क्योंकि सर हम पहला केस मान लेंगे कि मॉड के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा है, और फिर हम उसका क्या करेंगे, साइन ओपन कर लेंगे पॉजिटिव साइन से, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 और -4। तुम कहोगे सर ये दोनों ही आंसर नहीं हुए, क्योंकि जो आपको आंसर लेना था वो कैसा आंसर लेना था, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन आपके आंसर तो दोनों ही निगेटिव आए हैं, ये तो 0 से छोटे हैं। इसका मतलब इस केस से सर कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकला। दूसरा केस सर क्या करेंगे, हम x लेस देन 0 मान लेंगे, क्या करेंगे, मॉड को माइनस साइन के साथ ओपन कर देंगे। तो बच्चों यहां से फैक्टर क्या आएंगे, 4 3 जा 12, मैं फैक्टर भी पूरे कर देता हूं, इस तरह से फैक्टर करते हैं। तो बच्चों अगर आप यहां से x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4 और 3। तुम कहोगे सर यहां से भी कोई x नहीं निकला, ये देखो सर ये 4 हो गया और यहां से 3 निकला है, तो सर आपको तो जो x चाहिए था वो 0 से छोटा चाहिए था, वो दोनों ही नहीं निकले। तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा वो कोई हो ही नहीं, तो इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, 0। क्या है, 0। तो अमूमन बच्चे इस तरह से केसेस बना के करते हैं, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसमें केसेस बनाने में करने के में केसेस बना के करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कई सारे मॉड क्रिएट होते हैं
तो हम खूब सारे केसेस बना करके क्वेश्चन अगर करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, और हम उन क्वेश्चंस को करते समय ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कभी भी जो मॉड वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं उनमें कभी भी आपसे सॉल्यूशंस की वैल्यू नहीं पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। ये नहीं पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की वैल्यू बताओ, बस ये पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन हम लोग टारगेट क्या करते हैं, हम लोग खूब सारे केसेस बना करके सॉल्यूशन की वैल्यू बताते हैं और फिर काउंट करके बताते हैं कितने सॉल्यूशंस निकले हैं। तो हम लोग एक बड़ी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो छोटे केसेस में तो ये स्ट्रेटेजी चल जाती है, लेकिन बड़े केसेस में ये स्ट्रेटेजी नहीं चल पाती। बाय द वे, अगर इस क्वेश्चन के अलावा हम दूसरा क्वेश्चन करें या इस क्वेश्चन का भी आप शॉर्टकट पूछे तो आप बच्चों वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का जो सही वे होता है वो ये है, आज के बाद अब याद रखिएगा कि कभी भी एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे तो एक्स स्क्वायर को आप तुरंत मॉड एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया करिए। कभी भी आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप मॉड एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया करिए। ये दोनों ही बातें क्या है, एक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, क्योंकि है दोनों ही पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था ये, वो क्वेश्चन आपका ये था। तो अगर आप उसको जल्दी करना चाहते थे फॉर जस्ट से, तो आप क्या करोगे कि इसको लिख दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे और फिर आप इसके फैक्टर करोगे। जब फैक्टर करोगे तो फैक्टर देखने में अजीब लग रहे हैं तो मॉड एक्स को टी मान लो, तो आपकी इक्वेशन दिखेगी टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इक्वल टू 0 और उसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 3 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी और -4 आएगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या मॉड एक्स किसी भी नंबर का मॉडुलस नेगेटिव होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, किसी भी नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप ऊपर की तरीके से करेंगे तो अभी तो छोटा है इसलिए केसेस यहाँ पे समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप हमारी तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. ओके बच्चों, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं और करते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों आप लोग की तरफ बारिश हो रही है? Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। तो बारिश में कहीं हम लोग जा भी नहीं सकते, सिर्फ एक ही तरीका है कि बारिश में पढ़ाई करें और क्या। चलो, पहले से पढ़ाई काफी इजी कर दी है कोरोना ने, क्योंकि घर बैठे पढ़ाई हो जा रही है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। आंसर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ही, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आंसर भी दिए हैं, 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। अब बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो अमूमन हर बच्चा क्या कहेगा कि सर मॉड तो हम जानते हैं, हम मॉड को यूज कर लेते हैं। और अमूमन बच्चा करेगा कैसे, वो कहेगा सर 3 मॉड है और सर हम लोग को सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बताया जाता है कि जितने मॉड होते हैं उतने केसेस यानी उतनी नंबर लाइंस बना लेते हैं और सबके क्रिटिकल पॉइंट डाल डाल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 0, 0 से बड़े एक्स डालेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा मॉड एक्स, ये मॉड एक्स की नंबर लाइन है। ठीक है, ये मॉड एक्स की नंबर ऑफ लाइन है। 0 से छोटे डालेंगे तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। फिर दूसरे मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है 2, 2 से बड़े एक्स डालेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा और 2 से छोटे डालेंगे तो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। फिर 2 के आगे क्या है, 2 के आगे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है आपका 4, यानी 4 से बड़े एक्स डालेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अदरवाइज मॉड एक्स माइनस 4 नेगेटिव साइन से खुलेगा। ठीक, तो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया कि ये नंबर लाइन इंडिकेट कर रही है मॉड एक्स को, ये इंडिकेट कर रही है मॉड एक्स माइनस 2 को, तो ये इंडिकेट कर रही है मॉड एक्स माइनस 4 को। जो आप करोगे एग्जाम में तो फिर आप केसेस बनाओगे
क्या आप केसेस बनाओगे कि सर इसमें तो 4 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस क्या लेंगे सर? पहला केस हम लेंगे कि आपका x क्या है? x आपका लेस देन 0 है। जब आपका x लेस देन 0 है तो तीनों के मॉड क्या खुलेंगे? नेगेटिव साइन से। देखो, जब x आपका 0 से छोटा होगा तो तीनों के मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। फिर जो सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा अगर वो 0 से छोटा है। फिर दूसरा केस बनाएंगे, 0 से 2 लेंगे, फिर तीसरा केस लेंगे, 2 से 4 लेंगे, फिर चौथा केस लेंगे, 4 से बड़ा लेंगे। लाइक दैट। ऐसे ही तो करोगे ना आप, अगर आप जनरल तरीके से करते हो तो आप केसेस बना के करोगे। आप कहोगे सर ये हमारा केस ए बनेगा, फिर हम केस बी बनाएंगे, एक्स को लाई कराएंगे 0 से 2। तो इसको हिट तो कर सकते हैं। हम बेटा तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्या कह रही हो? फिर से बोलो। सर इसको हिट एंड ट्रायल से भी तो कर सकते हैं। हेज एंड ट्रायल से? हाँ, हेज एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हेज एंड ट्रायल से क्या आंसर आया बेटा? सर अभी से तक तो 2 आया है। 2 आंसर अच्छा, आ रहा है। अभी तक का 2 आया है। ओके, ठीक है बच्चों, हेड एंड ट्रायल कभी काम करता भी है, मेरी बात सुनिए आराम से। हेड एंड ट्रायल कभी काम करता भी है, कहीं भी काम नहीं भी करता है। तो मेरी बात अभी समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझा रहा हूँ। सर मैं डोमेन आपसे वाली प्रॉब्लम्स में कर लेता है। हाँ, मेरी बात सुनो अभी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपसे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस की वैल्यूज पूछी जाए, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ना पूछ करके, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ना पूछ करके आपसे सॉल्यूशंस की वैल्यू भी पूछी जाए, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? हमारे मेथड से, जो मैंने आपको मेथड आपको करके बताया, इससे आपके पास सॉल्यूशंस की वैल्यू भी निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस की वैल्यूज नहीं पूछी जा रही क्वेश्चंस में, तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे? उसको निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करिए, आप कंसिडर करिए बेटा, हमारा वाला तरीका समझो, क्योंकि आप वाला तरीका किसी क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल में लग सकता है और किसी क्वेश्चन में नहीं भी लग सकता है। इसलिए अभी आप हमारा ही तरीका समझिए। ओके, तो बच्चों आपके पास सबसे पहले आप इसको कंसिडर करेंगे फंक्शन को, और दूसरा फंक्शन आप कंसिडर करेंगे कौन सा? दूसरा फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 5, या आप इसको जी एक्स इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ये आपने लिख दिया। तो बच्चों आप क्या देखना चाहते हो? आप ये देखना चाहते हो कि आपने एक y इज इक्वल टू एक बड़ा सा फंक्शन कंसिडर कर लिया और y इज इक्वल टू एक दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों फंक्शंस को आपको क्या करना है? इक्वल करना है। और दो इक्वेशंस इक्वल होने का मतलब दो इक्वेशंस अपनी सेम वैल्यूज देंगी, और सेम वैल्यूज कहां पर देती है? अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे। अगर दो इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहली इक्वेशन पे भी लाई करता है और दूसरी इक्वेशन के भी लाई करता है, दोनों के लिए इक्वल होता है। तो बच्चों आपको कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आए और उसमें मॉड की संख्या बढ़ा दी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक ही एक्सिस पे दोनों के ग्राफ बना लेंगे, और दोनों के ग्राफ बनाने के बाद आप ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दोनों में कितने हैं। जो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। मेरी बात समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो नहीं समझ पाए तो हम आपको एक आसान सी चीज बताते हैं। जैसे आपके पास लिखा है sin x इज इक्वल टू 1/25, या 1/25 या 1/3, कुछ भी लिख दो, 1/3 लिख देते हैं। ओके, sin x इज इक्वल टू मैंने 1/3 लिख दिया, और मैंने आपसे पूछा कि जो x है वो लाई करता है 0 से लेकर के मान लो कुछ भी लिख दिया 4 पाई, x लाई करता है 0 से लेकर 4 पाई, 6 पाई भी लिख सकते हैं यार। ओके, तो आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। आपसे पूछा गया यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, आपसे पूछा गया। तो आप क्या करोगे? आप किसी भी तरह की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं यूज कर पाओगे ऐसे केसेस में, नहीं आप जल्दी इनवर्स यूज कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन करने का कंसेप्ट क्या करना होगा?
आप कुछ नहीं करोगे, आप छोटा सा एक काम करोगे, आप दोनों एक्सिस मतलब दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे बनाने की कोशिश करोगे। ये देखो दोनों ग्राफ आप एक ही एक्सिस पे बनाने की कोशिश करोगे। तो पहले हम sin x का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा आपका sin x का ग्राफ, ऐसे ही बनेगा sin x का ग्राफ, ये मैं बना रहा हूँ। तो बच्चों ये sin x का ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या आता है कोई बताएगा? 5 π/2 5 π/2 5 π/2 के बाद 5 π/2 के बाद 3 पाई, 3 पाई के बाद 7 π/2 7 π/2 7 π/2 के बाद 4 4 चलो पॉइंट्स लिखने तुम लोग आ गए। तो ये y = sin x, आपने किसका ग्राफ बनाया? y = sin x। अब आप ग्राफ बनाओ y = 1/3। तुम कहोगे सर y = 1/3 तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो 0 से 1 के बीच में 1/3 होगा, वहीं से पास करेगी। तो सर ये देखो ये मैंने बना दी, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को जितनी भी जगह कट कर रही है वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। तो तुम कहोगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 4। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको जल्दी से हिट एंड ट्रायल से कर ले जाओगे, या कोई और मेथड अगर आप सोच रहे हो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा ले जाएंगे, तो आप इसको क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, आपको टाइम बहुत लगेगा, मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। तो क्वेश्चंस को करने की आप ट्रिक समझिए। ये तो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन बताया है, अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पर मॉड में यूज करना चाहते हैं। तो अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका तो ग्राफ ही बहुत अजीब होगा, क्योंकि sin x का ग्राफ तो हर बच्चे को पता होता है, लेकिन सर इसका ग्राफ आप बनाएंगे कैसे जल्दी? क्यों नहीं बना सकते भाई ग्राफ? हम पॉइंट्स मार्क करो, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक ही एक्सिस पर। हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं mod x प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 4। ग्राफ बनाना अगर आपको नहीं आता एक झटके में, तो आप तरीका समझिए कैसे बनाते हैं। जैसे आपके पास ये तो पता है ना कि आपके पास y क्या है? y आपका है mod x प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 4। अब क्या करो, इसमें एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट डालो। सबसे पहले तुमको क्रिटिकल पॉइंट तो दिखाई दे ही रहे, x = 4 डाल दो उसमें। x = 4 डालने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? x = 4 डालने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? कहोगे सर 4 डालेंगे तो सर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और 4 डालेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 यानी कि सर 6 आ रही है। तो क्या पॉइंट डाल के क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है? क्या बिल्कुल बनती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया आपका 4,6। तो 4,6 कहाँ है? ये हो गया आपका 4,6। आपको उसके आगे बनाना है तो आगे भी बना सकते हो। आप इसमें एक काम करो, x = 5 भी डाल लो, 6 भी डाल लो, जितना आगे बनाना चाहो उतना आगे बना लो। ठीक है, ओके। अब आप एक पॉइंट आगे लेना चाहो तो ले लो भले, वो आपका मन। ओके, x = 6 पर इसकी क्या वैल्यू आएगी? x = 6 पे जरा वैल्यू बता दो इसकी कोई। 6 - 4 2, 6 - 2 कितनी आ रही है? 12। तो 12 कहीं यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, 6,12 ये बना लिया। और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? x = 2 पे बता दो जरा इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4। x = 2 पर इसकी वैल्यू 4 आ रही है, बिल्कुल, यस एग्जैक्ट। ओके, x = 0 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 6। x = 0 पर इसकी वैल्यू 6 आ रही है। एक और बता दो जरा, x = -2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 8। x = -2 पर इसकी वैल्यू 8 आ रही है, पक्का ना? x = -2 पर इसकी वैल्यू 8 आ रही है। ओके, थैंक यू। तो बच्चों अब हमको इससे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए भी नहीं, मेरे लिए इतने काफी है। ये बच्चों इस तरह से इसका ग्राफ जो है कुछ बन जाएगा, जो भी है। -1 पे भी जाएगा। ये -1 तो मैंने बनाए नहीं, 0 के पहले -1 क्या कोई बता सकता है कि -1 पर इसकी क्या वैल्यू है? कोई बच्चा बता दे जरा, -1 पे इसकी क्या वैल्यू है? क्या रही वैल्यू? क्या रही? 9 -1 पे इसकी वैल्यू 9 आ रही है। ओके,
-1 पे इसकी वैल्यू 9 आ रही है। सर 12 आएगा। वहाँ 12 आ रही है सर। सर -2 पे -8 नहीं आएगा। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही वैल्यूज निकाल ले रहा हूँ, मेरे को डाउट लग रहा था तुम लोग के ऊपर। ओके, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट करो। ओके, x इक्वल टू 0 डालता हूँ तो 0 बनेगा -2 और -4 का मॉड, दैट इज इक्वल टू 6। ये तो सही बताया है। -1 बेटा वैल्यू अगर निकालनी होती है तो देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो -1 कैसे निकालेंगे, ये हो गया -1 का मॉड, ये हो गया -1 -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -1 -4, ये हो गया -5। तो 5 और 3 8 और 1 हुआ 9। तो -1 पर इसकी वैल्यू है 9। यहाँ वैल्यू है ऊपर सबसे, ये है -1 पे वैल्यू। ठीक है, समझ गए? ओके, बाय द वे हमें इससे ज्यादा ग्राफ की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, हो गया मेरा काम। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि -2 से पहले -1 से पास कराना जरूरी था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो बच्चों ये आपका ग्राफ मैंने बना के तैयार कर दिया, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब मेरी बात समझो सभी लोग जरा, आपको ग्राफ अब किसका बनाना है? y = 5 का। तो y = 5 का ग्राफ नहीं बना सकते हो क्या? कहोगे सर वो तो बहुत आसान है। ये है सर y = 5 का ग्राफ। अब y = 5 का ग्राफ, इसको कितनी जगह कट कर वो चेक कर लो। 2 जगह कट कर रहा, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 2 हुए, खत्म क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 2 हुए, क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। तो आपके पास 3 मॉड छोड़ो, वो 5 मॉड भी लगातार लगा के दे दे, आप हर क्रिटिकल पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालते चले जाओ, पॉइंट्स को जोड़ दो, ग्राफ बन जाएगा। फिर इक्वल टू करके जो लिखा है उसका ग्राफ बना दो और चेक कर लो जितनी जगह वो कट करेगा वो उसका सॉल्यूशन है। आपको इस तरह से नंबर ऑफ केसेस जो मैंने आपको जस्ट बताया था वो करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ केसेस की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू भी पूछी जाए। ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक और बता दीजिए। ओके, एक और बता देते हैं। अच्छा चलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर निर्मल सर ने जब कराया था तो हम लोगों को ये कहा था कि जो उसके मिनिमा बनेगा, जब 3 टर्म्स होंगे तो 2 पे बनेगा, और जब इवन टर्म्स होंगे तो 2 के बीच में बनेगा। तो इसमें हम लोग अगर y की वैल्यूज ना भी निकाले तो भी कर सकते हैं, या कहीं पे फंस जाएंगे? और बेटा हम तो एक बात पूरी समझ नहीं पाए, बहुत भी खरखर करके आ रही है, तो एक बार फिर से बोलो क्या आ रही है। उन्होंने जो बताया होगा, देखो उन्होंने कुछ भी बताया है तो वो सही बताया होगा, तो उनका कंसेप्ट अगर लग रहा है तो बिल्कुल लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। अब पता नहीं उन्होंने कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट क्या लगाया, कहाँ बताया है। अगर उनके कंसेप्ट यहाँ पे लगता है तो भी वही आंसर आएगा, आंसर बदलेगा नहीं। बस जो मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे होता है वो मैंने सिखाया है कि आप ग्राफ डायरेक्ट एक झटके में बना सकते हो। और अगर आप और एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ। जस्ट वेट, मैं एक और बता देता हूँ। ओके, फाइंड द नंबर of solutions of find the number of solutions of this is x square minus 4x plus 3 plus x minus 5 equal to 0। इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। अब आपको भैया जो मेथड आता हो आप उस मेथड से निकाल लो, लेकिन आंसर सबके वही आएंगे। a 0 है, b 1 है, c 2 है और d 3। ये मैंने आपके सॉल्यूशन लिख दिए और मैं आपको भरपूर समय भी देता हूं, आप इसको कर लो। ठीक है, करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा कम से कम। यस सर। यस सर। तो ठीक है बच्चों, ये टाइम स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम का ही क्वेश्चन है ही नहीं।
बारिश काफी तेज पड़ रही है, लेकिन हो सकता है काफी लोगों के नेट डिस्टर्ब कर जाए। मेरे पास दो नेटवर्क है, मेरे पास एयरटेल का भी है और एक पास तेकोना का भी है, तो कोई भी एक चला नेट जाता है तो तो सर मैं वैसे दूसरा ही नहीं लगा लेता हूँ। हाँ बेटा, सर वन सॉल्यूशन आ रहा। वन सॉल्यूशन अभी चेक करते हैं। सर 2 सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज लिखा है 3 सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आंसर पहले अपने आप से निकालो। देखो, मैंने जो आपको तरीका भी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया है ना, आप उसको लगा सकते हो, उससे भी आंसर निकल आएगा। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप वो भी लगा के चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर सबके सेम ही आएंगे, बदलेंगे नहीं। ओके, तो बच्चों आपके पास ये वापस स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। बारिश तो काफी तेज पड़ रही है, चलो ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख लो 5 माइनस एक्स, ठीक है। और उसके बाद आप ग्राफ बना लो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ बना लो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का, ठीक है। ऐसे ही करोगे। पहले बच्चों उसके मॉड को भूल जाओ, पहले ये सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या होती है। कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल होती है, और इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है। सर ये तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का तो ग्राफ सर हर बच्चा बनाना जानता है, तो पहले हम पॉलिनोमियल का तो ग्राफ बना ही लेते हैं। पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने में ऐसी क्या देरी, उसको तो हर कोई बना सकता है। तो बच्चों हम पॉलिनोमियल का ग्राफ तो बना ही लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स पता है, थोड़े पॉइंट्स लिख लूं तो बना लेता हूँ। तो एक पॉइंट है तुम्हारा 1,0, एक 3,0, क्योंकि वो तो इसके रूट्स है। तो ये एक पॉइंट हो गया 1,0, एक पॉइंट हो गया 1,0 और एक पॉइंट हो गया 3,0, ठीक है। ये मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा, और इन दो जगह से वो कट करते हुए पास करेगा। वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, जब वाई एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। जब इसमें एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। 1 2 3, ये यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो बहुत कोई बड़ा काम तो नहीं लग रहा है, बनाए। ये बच्चों मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। ओके, ये ग्राफ बन गया, लेकिन हमें इसका ग्राफ नहीं चाहिए, हमें इसके मॉडुलस का ग्राफ चाहिए। तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना कौन सा बड़ा काम है भाई। आपको तो ये बताया गया है कि कभी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो जो भी पोर्शन y एक्सिस के नीचे वाला होगा उसको आप रफ कर देंगे और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देंगे। क्यों भाई, ये बताया गया ना। यस सर। तो बच्चों आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। ये बनाना तो बहुत आसान काम है, बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिख लो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का बना रहे हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन है भाई, इसमें कौन सा बड़ा काम है। x को 0 डालेंगे तो y 5 आएगा, y 5 आएगा, x को 0 डालते ही y 5 आएगा। 3 4 5 यहाँ ये पॉइंट है, और y को 0 डालते ही x 5 आएगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो, करो ज्वाइन, ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकल के आ रहे हैं, 2। 2 सॉल्यूशंस निकल के आ, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 2 निकल के आ रहे हैं, नहीं दिख रहे स्क्रीन पे तो थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। ये 2 सॉल्यूशंस है, अभी ग्रीन कलर से मार्क किया। जो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है।
अच्छा, मॉड की थ्योरी वगैरह भी होती है, जरा मैं एक बार चेक करूं आपकी थ्योरी कंप्लीट है कि नहीं, मैं एक क्वेश्चन से चेक करता हूं, जरा वेट करो। पहले आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, आंसर इज 2, आप 2 पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। आप भी कर लीजिए एक बार कॉपी में, 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, आराम से करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, आपके पास इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड इज इक्वल टू 5x माइनस 7। बच्चों आपको उसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। मॉड नहीं समझ में आ रहा तो मॉड दोबारा बना देते हैं, जस्ट वेट। ये मॉड है, देखो अब क्लियर होगा। इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, आंसर भी लिख देता हूं मैं, 1 3 5 7 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. मतलब आप लोग अपना नेटवर्क चेक करते रहिएगा, मेरी तरफ से नेटवर्क यहाँ पूरा क्लियर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करते हैं, जस्ट अभी मैं इसका पूछता हूं आपसे। वैसे हम लोग क्वेश्चन से काफी जल्दी करा देते हैं, इसलिए ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट का होगा, लेकिन 1 मिनट में हो जाता है। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने बच्चों को थ्योरी पूरी कंप्लीट पता है, वरना मैं आपको कराऊंगा फिर वो भी। तो किसी का सॉल्यूशन आया? So 3. So 5. ओके 3 5 3 किसने बताया? So एक से- Pranshi. ओके 3 बताया प्रांशी ने, और देवांशी ने क्या बताया? अभी मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा कुछ नहीं बताया, अच्छा अच्छा। Sir, 4, 3. 3 ओके। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन इतनी सी जगह में हो सकता है, तो मैं इतनी जगह यूज करता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। बच्चों ऐसा होता है कि एक कंसेप्ट होता है छोटा सा, कि कभी भी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी अगर इक्वल हो मॉड ऑफ ए माइनस बी के, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप एक काम करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसको लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे और आपका आंसर आ जाए, बस इतना काम करना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके अंदर है मॉड ए और यहाँ पर है मॉड बी, और ये हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखो, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आपको पूरा करने की या अलग अलग केसेस बनाने की, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही झटके में इसका आंसर निकाल सकते हो। आप क्या लिखोगे, ए इंटू बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया,
इसको आप कर दो लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद कहोगे सर वही अपना पुराना साथी वेवी कर्व मेथड, इसको पकड़ना चालू करो। लिखो -1 1 2 3, स्टार्ट करो। जैसे भी चलाते हो वैसे भी चला लो, कई लोग ऐसे चलाते हैं, कई लोग जैसे भी चलाना चाहो चला सकते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या रीजन है? क्योंकि हमें सर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के लिए कौन सा रीजन लोगे? x बिलोंग टू -1 से 1 यूनियन, नेगेटिव चाहिए ना, यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से 3, ये आपका। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन सेट है जो मैंने आपको निकाल के दिया। अब बच्चों यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इस इंटरवल में जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको दिखाई देते वो है -1, -1 और 1 -1 और 1 के बीच में 0 होता है, तो 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 आएगा। यानी इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो है वो 5 है, तो इसका सही आंसर होगा 5। तो बच्चों इसको एज अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप इस थ्योरी को कंप्लीट करिए, और इस केस को आप कहीं पे भी देख लें तो उसमें आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना केसेस बनाए, अपना टाइम ना वेस्ट करिए और जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है बच्चों? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ने किस तरह से थ्योरी को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन करा दिया। आपको आइडिया नहीं है तो मैंने आपको सिखा दिया, आप उसको यूज करिए और हमेशा आपको ये यूज करना है कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे भी बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हेडिंग डालिएगा, उसको मैं कंप्लीट आपको करा देता हूँ। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फंक्शनल इक्वेशंस। जितना हो पाएगा वो आज के टर्न पे करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फंक्शनल इक्वेशंस, सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फंक्शनल इक्वेशंस, और सारे मेन पॉइंट्स मैं आपको उसमें लिखवाने वाला हूँ ताकि एग्जाम में आपका कुछ छूटे ना, क्वेश्चन आपसे हो जाए। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा, हेडिंग डालिए यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। यहाँ पर हेडिंग डालिए यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए अब मेरे साथ यहाँ पे। इफ x and y are independent, if x and y are independent variable, then we have following results. Then we have following results. तो बच्चों ध्यान से देखिए कि ये पहला रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली इस तरह से याद करना है, वो है एक सेकेंड रिजल्ट में पहली आपको कौन सी लिखवाएं मैं खुद ही नहीं समझ पर, चलिए जो ठीक है स्टार्टिंग से कराते हैं। ओके, पूरा करते हैं कंप्लीट। तो फर्स्ट रिजल्ट ये होता है एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास एफ एक्स प्लस एफ वाई, मान लो बच्चों आपके पास अगर इस तरह से कोई फंक्शनल इक्वेशन दी है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो फंक्शन है एफ एक्स वो कुछ इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा k टाइम्स ln x। याद रखिए
मैंने अभी आपको पहला स्टैंडर्ड लिखवाया है कि कभी भी आपके पास अगर कोई फंक्शनल इक्वेशन यानी जिसमें मोर देन वन फंक्शंस होते हैं उसको फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, अगर वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फंक्शन है वो आपको k टाइम्स ln x टाइप का एज्यूम करना है और फिर सॉल्विंग करनी है। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास आ जाए f सर ये x मुझे upon याद y, है, ये मैंने पढ़ा था क्या बेटा? सर, ये पढ़े थे मैंने, अभी अभी याद आया। अच्छा, ये सब पढ़ा हुआ है। ओके, तो जस्ट वेट। इस केस में फंक्शन क्या एज्यूम करते हैं? इस केस में भी फंक्शन k टाइम्स ln x ही एज्यूम करते हैं। और बच्चों ये अगर आपका पढ़ा हुआ है तो क्या मैं इसके क्वेश्चंस करा दूं? नहीं सर, मैंने पढ़ा था। नहीं 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 मेरी क्या करना है, मैं इसको कंप्लीट कराऊं कि मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊं? सर कंप्लीट करा दीजिए। कंप्लीट करा ये पर्सनली पढ़ा हुआ था जब मैं 12th में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 बेटा, ओके तो बेटा तुम अपना रिवीजन कर लो, ठीक है? ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट होता है, अगर आपके पास कभी भी दे दिया जाए कि एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर आ जाए, कभी भी ध्यान से देखिए, मैंने एफ एक्स इंटू वाई को लिखा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई नहीं लिखा है, आपकी लिखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन आ जाए तो आपका जो एफ एक्स होता है वो एक्स की पावर एन टाइप का होता है। ये आपको याद रखना है, बल्कि इन सब की प्रूविंग भी होती है, लेकिन प्रूविंग कोई पूछेगा नहीं आपसे, और वो भी बहुत आसान होती है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आपको कोई एक आध प्रूविंग करनी है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। लेट्स से अगर आप देखो कि अगर आपका एफ एक्स जो है एक्स की पावर एन है, तो आपका एफ एक्स वाई क्या होगा? तो आप कहोगे सर वो एक्स वाई की होल पावर एन होगा। तो बच्चों आप अपने एफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हो? लिखोगे एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन, यानी एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये एक्स की पावर एन को एफ एक्स लिख सकते हैं और वाई की पावर एन को हम एफ वाई लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एफ एक्स एक्स की पावर एन है तो एफ वाई वाई की पावर एन होगा। तो इस तरह से देखो आपकी प्रूविंग हो गई, लेकिन आपको ये याद रखना होगा, आपसे कोई प्रूविंग नहीं पूछने वाला है, आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली आपको फंक्शनल इक्वेशन ऐसे नजर आएगी, उसमें लिखा होगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका फंक्शन है वो एक्स की पावर एन टाइप का होगा। ठीक है, चौथा सर बताइए बेटा। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी एफ एक्स इंटू वाई है, थर्ड में भी एफ एक्स इंटू वाई, लेकिन फिर रिजल्ट डिफरेंट। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, ऊपर वाले केस में अगर फंक्शनल इक्वेशन आपको फर्स्ट वाले केस की तरह नजर आती है तो आप फंक्शन एज्यूम करेंगे k टाइम्स ln x, और अगर थर्ड वाला केस नजर आता है तो आप फंक्शन एज्यूम करेंगे x की पावर n। ओके सर, दोनों में फंक्शन अलग अलग है, सेम थोड़ी नहीं है। ओके बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, दिस इज f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यहां पर जो बच्चों फंक्शन आप लिखोगे वो फंक्शन होगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन आप एज्यूम करोगे वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स टाइप का। ये बच्चों ऐसे तो देखने में इजी लग रहा, लेकिन जब आपके पास फंक्शनल इक्वेशंस आएंगी तो वहां पे आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट वाले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास लिखा रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहां पर जो फंक्शन होता है वो होता है ए की पावर एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये एफ एक्स इंटू वाई नहीं लिखा है, ये एफ एक्स प्लस वाई लिखा है। तो एफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो आपका फंक्शन होगा के एक्स, लेकिन अगर एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो आपका फंक्शन होगा ए की पावर एक्स। इसकी प्रूविंग भी बहुत छोटी है, आप प्रूविंग लिखना चाहो तो प्रूविंग भी लिख सकते हो, बहुत छोटी छोटी प्रूविंग होती है।
जैसे अगर आप f ऑफ x प्लस वाई लिखोगे तो वो हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई, और इसको आप लिखोगे a की पावर x इंटू a की पावर y। तो आप समझ गए होंगे कि जो fx प्लस वाई है वो बन गया fx इंटू fy, क्योंकि a की पावर x आपका बन गया fx और a की पावर y बन गया fy। अब बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन है वो अब आ रही है, जिसका यूज के बिना जेई में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो फंक्शनल इक्वेशन, और वो आपका स्टैंडर्ड नंबर 6 है। पहले आप इतना देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बच्चों अपने बगल में कुछ रख लेना पानी आनी, क्योंकि आपका पेशेंस लूज भी हो सकता है। ओके, यहां तक लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये काफी सिंपल टाइप फंक्शन है। अब जो हम नेक्स्ट लास्ट स्टैंडर्ड लाइन बता रहे हैं, लास्ट लाइन देख लो। यस सर, डन। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है fx इंटू एफ ऑफ 1/x। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1/x। अगर आपको ये फॉर्म नजर आता है तो ऐसे केस में जो आपका फंक्शन होगा वो होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। क्या होगा? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स की पावर n भी हो सकता है, जहां पर n नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब ये हम लोग जब क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर n से काम बन रहा है कि 1 माइनस एक्स की पावर n पे काम बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे। अभी मैं लेटर ऑन और भी थ्योरी कवर करूंगा। सबसे पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चंस भी करिए। पहले मैं इजी से शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन, इफ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक बच्चे ने हमको डाउट भी भेजा था फंक्शनल इक्वेशन का, तो वो इसी थ्योरी क्लास से आपका सॉल्व हो जाएगा। x, y बिलोंग टू r। ध्यान से देखिए, if fx plus y is equal to fx into fy for every xy belong to r and f4 जो है आपके पास 16 गिवन है, तो पूछ रहा है कि बताओ f3 क्या होगा। बताओ f3 क्या होगा। तो कोई बच्चा आंसर बता सकता है इस क्वेश्चन का? छोटा क्वेश्चन है काफी। 8 f3 का किसी बच्चे ने आंसर बताया है 8, और एक बच्चे की भी आवाज आई थी 9। दो आंसर आए हैं, 8 और 9। एक और आंसर आया है मैसेज में 12। और कोई आंसर? Sir, 8. 8। सर 8। ठीक है, 8 वालों की संख्या बढ़ गई। चलो देखते हैं। कहोगे सर ये तो अभी आपने जस्ट बताया ही था कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया हो फंक्शनल इक्वेशन, तो आपने सर अभी तो बताया था, आपने प्रूविंग भी बता दी थी कि जो फंक्शन होगा वो a की पावर x होगा। और सर यहाँ पे तो क्लियर कट हमें गिवन नहीं है कि जो f4 है वो a की पावर 4 है, और f4 जो है 16 है। 16 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू 2 आ गई। तो आपका फंक्शन क्या बना? फंक्शन आपका बन गया 2 की पावर x, और यानी अगर आपको f3 निकालना है तो वो 2 की पावर से, दैट इज 8। तो इसका मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड पता होगा तो आप जल्दी कर लोगे, नहीं पता है तो आपको फंक्शन सोचने में टाइम लग जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर पता नहीं आप फंक्शन कैसे बार बार सोच लेते हैं, हम तो सोच ही नहीं पाते कि फंक्शन क्या है, आप पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी कर ले रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम वाला आप देते हैं। एक वाला क्वेश्चन, स्टार्ट। इफ fx is a
polynomial function satisfying the condition, जो यहाँ पे लिखा है कि जो आपका fx है वो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और कंडीशन है आपकी fx इंटू f ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1/x। और सर आपके पास गिवन है जो f2 है वो -7 है, और आपको f5 निकालना है, आपको f5 निकालना है। तो बच्चों आपको f5 इवैल्यूएट करना है। ऐसे जो बच्चे जिन्होंने फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो वो f5 को 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा, जिन्होंने फंक्शनल इक्वेशंस पहले से भी पढ़ी हुई। टाइम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, चलो टाइम लगाओ। अब यहां से चालू करते हैं, 1 मिनट। So -124. So -124. एक बच्चे ने, हाँ 2 बच्चों ने आंसर बताया -124। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी इस क्लास में 2 तो मेरी आईडी है, मेरी आईडी को छोड़ के 33 स्टूडेंट्स बचे। तो जो 33 स्टूडेंट है उसमें अभी 3 लोगों के जवाब आए, बाकी लोग बाकी 29 लोग। ठीक है, तो बाकी लोग इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी ओके बाकी 128, बाकी 28 लोग 76 नहीं आया। ओके चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे fx जो मैंने आपको खुद ही बता दिया था कि आप fx कुछ इस टाइप का लोगे, ये मैंने आपको खुद ही बता दिया था क्योंकि इसका स्टैंडर्ड है। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि f2 गिवन है, तो ये हो गया 1 ± 2 की पावर है। अब बच्चों आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि जब आप f2 की जगह -7 डालोगे तो एक बार आप 1 + 2 की पावर n को 7 लो, -7 लो, और एक बार आप 1 - 2 की पावर n को -7 लो। यहाँ पर चेक करो n की वैल्यू किससे निकल रही है, तो n की वैल्यू नीचे वाले से निकलेगी। 1 + 7 = 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n = 2 की पावर 3, यानी n की वैल्यू 3 है। तो बच्चों आपको फंक्शन तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि मैंने बताया था जो क्वेश्चन का डाटा होगा उसी से आप समझ पाओगे कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आपका है 1 - x की पावर n, n आपका क्या है 3, ये है फंक्शन। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। f5 आपको निकालना है, तो 1 - 5 की पावर 3, 1 - 125, दिस इज -124, ये आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों मैंने आपको फाइनल आंसर भी बता दिया, ठीक है। सर 1 + x to the power n पे चेक करेंगे क्या? उस पर चेक करोगे तो n निकलेगा नहीं ना। देखो आओ चेक यहाँ करके पे आपने दिखाते हैं। 1 - 5 to the power 3 लिखा है, तो ऐसे 1 + 5 to the power 3 भी हो सकता है। मेरी बात समझो बेटा, बेटा हमने तुमसे ये कहा था कि 1 प्लस अगर 2 की पावर n को ध्यान से देखना, अगर आप 1 + x की पावर n लोगे तो ये बन जाएगा 1 + 2 की पावर n। अगर आप इसको -7 लोगे तो 2 की पावर n आ जाएगा -8। तो बेटा यहाँ से n नहीं निकल सकता, क्योंकि 2 की पावर n जो होता है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यहाँ से n निकलेगा ही नहीं, यहाँ से n निकलेगा ही नहीं। तो आप कौन सा केस कंसिडर करोगे,
1 माइनस एक्स की पावर n का, और जब आप 1 माइनस एक्स की पावर n का केस कंसिडर करोगे तो वहां से आपका n3 निकल के आएगा और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओके सर। समझ? 2 की पावर n यानी एक्सपोनेंशियल नंबर का रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल नंबर्स का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, आप समझ तो गए होंगे। चलो एक हेडिंग डालो, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थक गए क्या तुम लोग? No, sir. यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। संडे का दिन है, बगल में रखो ना कुछ खाने के लिए, वरना थक जाओगे। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखिए। इफ fx is such that f0 equal to 1, f1 is equal to 4, and f of x plus 2 is equal to 2 times fx minus f of x plus 1 for every x belong to real number, then f4 is बेटा क्वेश्चन आप लोग के सामने फंक्शनल इक्वेशन का, लेकिन बेसिकली यहां पर आपके पास जो मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन दी है वो किसी भी हमारे द्वारा बताई गई फंक्शनल इक्वेशन से मैच नहीं करती है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी आपको रिलेशन नहीं बताया है कि इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन को देख करके आप फंक्शनल लेट कर लो कि वो a की पावर x है कि 3 की पावर x है। तो ऐसे केस में आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और सब्स्टिट्यूशन आप इसलिए ले सकते हो क्योंकि वहां पे लिखा रहता है कि x यहाँ पे रियल नंबर है, यानी इस फंक्शनल इक्वेशन को सारे x सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर। अब बच्चों आपके पास डाटा है, अगर आप आंसर निकाल चुके हो तो मेरे को बताओ। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन है, शायद आपको ना पता हो। बाय द वे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, सुनिए आराम से। सबसे पहले आप फंक्शनल इक्वेशन लिखो, ये है आपकी फंक्शनल इक्वेशन, और ये हमारे बताए गए किसी भी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। ठीक है, अब अब एक काम करो, देखो f0 आपके पास 1 दिया है, तो जो डाटा गिवन है उसको यूज करो। इसमें x की जगह 0 डालो, तो ये बन जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f0 माइनस f1, और बाकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। तो बच्चों f0 कितना है? f0 आपका 1 है, f1 कितना है? 4 है, तो f2 की वैल्यू कितनी है? f2 की वैल्यू आई -2। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो। जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा f3 2 टाइम्स f1 माइनस f2। तो बच्चों यहाँ से f3 निकलेगा, क्योंकि 2 टाइम्स f1 कितना है? 4, f2 कितना है? -2, तो कितना निकला ये? 10। उसी तरीके से बच्चों आप x इक्वल टू 2 निकाल लोगे ना? x इक्वल टू 2 का निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों जब आप x इक्वल टू 2 निकाल सकते हो, x इक्वल टू 3 निकाल सकते हो, तो x इक्वल टू 4 पे नहीं वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ अब सर, हम आपको आगे से करना। -14। हाँ, -14। एक बच्चे ने आंसर बता दिया इसका, -14। यस, इसमें कुछ था ही नहीं। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास डाटा गिवन है उसको एक एक करके यूज करो। आपके पास कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आपको दिखने लगेगा कि आप f4 ऑटोमेटिकली निकालना खुद ही बहुत समझ जाओगे कि f4 कैसे निकलेगा, क्योंकि f3 निकल रहा है, f2 निकल रहा है, f1 निकल रहा है, तो f4 क्यों नहीं निकल सकता? हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही डराने के लिए होता है, क्वेश्चन आसान होते हैं। एक बच्चा कह रहा सर एक और दीजिए,
अच्छा वेट करो। सर हाँ सर ये क्वेश्चन पहले वाले मेथड से नहीं हो सकता अगर x को रिप्लेस कर दें x+1 से और फिर उस x+1 उस दूसरा जो इक्वेशन बने उसमें भी x+1 से रिप्लेस कर दें। हाँ, मतलब आपको F4 निकालना है, आप फंक्शन ऐसा बना लीजिए जिससे F4 निकल आए। अगर ऐसा हो सकता है तो आप करिए भले, क्योंकि आपके पास जो डाटा दिया है वो F0 और F1 का दिया है। अगर हम F0 और F1 को यूज ही नहीं करेंगे तो हमारे लिए डाटा खराब हो जाएगा। तो पहले तो हमारी ये जरूरत है कि जो डाटा गिवन है हम उसको यूज करें, है ना। डाटा ही नहीं यूज करेंगे और अपने हिसाब से क्वेश्चन में अलग से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो फिर डाटा फिर आखिरी में यूज करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा बल्कि हमें लग रहा है। तो जो आपके पास डाटा है उसी को यूज करो, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ओके। जब सारा डाटा दिया हुआ है तो हम अलग से उसकी फंक्शनल इक्वेशन क्यों बनाएंगे? वो तो तब बनाते हैं जब हमको पीरियड वगैरह निकालना हो वगैरह, तब उसकी बारी है, उसकी बारी आखिरी में आती है, अभी नहीं है, उसमें अभी टाइम लगेगा। तो बच्चों मैंने आपके पास एक अभी एग्जांपल लिया है, उसमें दिया है f of xy is equal to fx upon y। ये मैंने लिया है फॉर एवरी x, y belong to real number, for every x, y belong to real number। if f6 is equal to 21, if f6 is equal to 21, then f14 क्या होगा? ये बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है। fxy is equal to fx upon y for every xy belong to real number। f6 आपका 21 है, अब आपको f14 निकालना है। इसमें बस ये है कि आप डाटा कितना स्मार्टली यूज कर जाते हो, क्योंकि है तो सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपके पास f6 गिवन है तो आप एक काम करो, आप x की जगह 1 डाल दो और y की जगह 6 डाल दो। पहले ये काम करो तो ये बन जाएगा 1 into 6, ये बन जाएगा f6, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f1 और ये हो गया 6। अब ध्यान से देखो f6 आपके पास 21 गिवन है तो आपका f1 देखो तुरंत आ जाएगा 6 into 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। ठीक है, अब आपको f14 निकालना है तो x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह 14 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 into 14 f14 अपीयर हो गया और ये बन गया f1 और नीचे बन गया 14। तो आपका f14 कितना आया? f1 अपॉन f14, तो ये हो गया 126 बाय 14, यानी कि 49 जा 126। हो गया ना इजी, एक झटके में खत्म। तो ये होता है यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही एक होता है मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। तो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट जो होता है वो भी होता है, एक एक करके सारी थ्योरी कवर होती है, धीरे धीरे कवर होती है, एक झटके में नहीं होती। एक एक करके सारी थ्योरी कवर होती है। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यस सर। अब बच्चों आप सेंट्रल हेडिंग डालो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वो सब कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन से टफ हो जाएगा। मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, ये बच्चों तो सभी ने किया होगा कि fx दिया है और 2 times f of 1 minus x given है is equal to x square plus 1 for every x belong to real number, then fx क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों आप पहचानोगे कैसे मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट है? तो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट जहां पे लगता है वहां पे अमूमन 2 ही फंक्शंस होते हैं, वहां पे अमूमन 2 ही फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। मतलब ऐसा नहीं दिखाई देगा कि fx भी लिखा है, f of 1 minus x भी लिखा है, f of x plus 2 भी लिखा है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट में अमूमन 2 ही फंक्शन आपको नजर आएंगे, और जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक x है, एक x1, एक x है, दूसरा x 1 minus x है। तो आपको करना कुछ नहीं होगा,
आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट लगा दो, मतलब x को रिप्लेस कर दो दूसरे वाले फंक्शन को देख करके 1 माइनस एक्स, बस x को रिप्लेस कर देना आप 1 माइनस एक्स। जैसे ही आप x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे आपका क्वेश्चन खत्म, आप fx खुद ही निकाल दोगे। x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, यहां रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अगर आप इनको ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप fx तो निकाल ही सकते हो। कहोगे सर बहुत आसान है, मैंने कहा कैसे? कहोगे सर जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे, यानी कि पहली इक्वेशंस -2 टाइम्स दूसरी इक्वेशंस। जैसे ही आप करोगे तो आपके पास सिर्फ fx वाला टर्म बचेगा, f ऑफ 1 माइनस एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहां से fx निकल के आ जाएगा। सब बच्चे चेक करें fx क्या आ रहा है, सब बच्चे fx निकालें आराम से। निकला किसी का? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/3। ओके ओके कनिका, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। कनिका इसमें हम आप ऐसा कर लीजिएगा, आपको रोहित सर फिजिक्स पढ़ाते हैं क्या? फिजिक्स आपको कौन पढ़ाता है? रोहित सर। रोहित सर। ओके तो कनिका आप रोहित सर से एक बार बात कर लीजिएगा बेटा। वही आपके मेन है कोचिंग में, उनसे आप बात कर लीजिएगा। आपके मेन एडमिन रोहित सर है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कनिका, कनिका मेरी आवाज आ रही ना आपको? ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे fx निकाल लेते हैं। fx एक बच्चे ने निकाल के बताया भी है, दिस इज x माइनस 1 x माइनस 3, ये फैक्टर हो गया उसके 1/3, ये आएगा बच्चों fx। अरे आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन में इस तरह से आपके पास फंक्शंस दिए रहेंगे और उसमें लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx और लिमिट दी होगी 1 से 2। तो आपके पास क्या करना होगा, आप क्या करोगे, पहले आप fx निकालोगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे 1 से 2 के बीच में, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या सब बच्चे समझ गए? ये क्वेश्चन काफी आसान है, इतना मैंने टफ नहीं दिया है। सर ओके सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर ये x को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स, एक बार बता दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। बेटा x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और उसके बाद आपकी पहली नंबर इक्वेशन है, दूसरी नंबर इक्वेशन है, उसमें कुछ Yes, sir. करना ही नहीं है, आपको fx निकालना है। तो आप Yes, sir. f ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए। f ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करिए, दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहली इक्वेशन से माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा Yes, sir. करोगे ठीक, तो ठीक, आपका ठीक। f ऑफ 1 माइनस एक्स हट जाएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके मैं रुक जा रहा हूँ, वेट करो।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, कर लिया होगा अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग की एनर्जी कम हो गई है तो बस, अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगले टर्न पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx plus 2f times 2020 upon x, लिखा है fx plus 2 times f of 2020 upon x is equal to 3x. Find f4. बच्चों पेशेंस मत लूज करो, ये बस लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है fx plus 2 times f of 2020 upon x is equal to 3x. तो ये बच्चों हम कौन सी हेडिंग के पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी हेडिंग में? ये हेडिंग है आपकी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेडिंग है आपकी मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। तो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट की पहचान ये होती है कि उसमें फंक्शनल इक्वेशन में आपके पास सिर्फ 2 ही फंक्शंस होंगे, मतलब मोर देन 2 फंक्शंस नहीं आपको दिखाई देंगे, ये इसकी पहचान होती है। और सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस कर देंगे पूरी इक्वेशन में 2020 अपॉन x। जैसे रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में x को हमने रिप्लेस किया था 1 माइनस एक्स से, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे पूरी इक्वेशन में 2020 अपॉन x से रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों ये रिप्लेसमेंट मैंने लिख दिया कि जहां जहां x है उसको इससे रिप्लेस कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2020 अपॉन x, ठीक है, प्लस 2f। और बच्चों यहां पुट करोगे, x को रिप्लेस करोगे 2020 अपॉन x से, तो यहाँ fx आ जाएगा, और ये 3 टाइम्स 2020 अपॉन x, ये बन गया, ठीक है। अब बच्चों आपके पास ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब आपको fx निकालना है, तो आप क्या एलिमिनेट करेंगे, f ऑफ 2020 अपॉन x को एलिमिनेट करेंगे, तो आपको कोई काम नहीं करना। आप दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और पहली इक्वेशन से उसको माइनस कर दो। जैसे ही आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने आंसर बताया है कुछ 51, चेक करते हैं। तो बच्चों ऐसा करो जरा, जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास fx निकल करके आएगा। करो करो। Sir, मेरा आ रहा है f4 की वैल्यू 4040 1006 आ रही है। हाँ 1006 आएगी। इस बच्ची ने हमको सही जवाब दिया। इसने बताया कि सर जब ऐसा करेंगे तो आप हमारा जो फंक्शन आएगा, अरे भाई 2 इक्वेशंस है ना, तो 2 इक्वेशन से एक अननोन निकालना है, एक को एलिमिनेट कर लो। अब वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी एलिमिनेट करो, ये आपका fx निकल के आएगा 4040 अपॉन x माइनस x, और आपका f4 जो निकल के आएगा वो होगा 4040 अपॉन 4 माइनस 4, यानी कि 1010 में से 4 माइनस करो, 1010 में से 4 माइनस करेंगे तो 1006 आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों अभी फंक्शनल इक्वेशन सभी काफी सारी हैं, तो अभी मैं आपको हेडिंग वाइज स्टेप वाइज पढ़ा रहा था। जंप मैंने कहीं भी नहीं किया है, जो पूरा कंप्लीट लेक्चर है मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा था। तो ये मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट है। अब हम लोग इसके आगे जो भी नेक्स्ट टर्न होगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ऑफ क्लास। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर फंक्शनल इक्वेशन में जब आपने शुरू किया था तो एक क्वेश्चन